Hey guys, today's lesson is from the diary of एन फ्रैंक और इसकी राइटर हैं एन फ्रैंक। वैसे तो ये भी एक रूटीन लेसन ही है जो कि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, बट गाइज दिस लेसन हैज सम यूनिकनेस इन इट। यस, दिस इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी और स्टोरी भी है उन्हीं की जो इस लेसन की राइटर हैं, जिनका पूरा नाम है एनालिज मैरी फ्रैंक। ओके गाइज, तो लेसन तो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा ही आपके लिए, बट उससे पहले उसके साथ कुछ बातें करूंगा आपसे एन फ्रैंक के बारे में, क्योंकि जब तक आप एन फ्रैंक के बारे में नहीं जानेंगे लेसन पढ़ने में श्योरली मज़ा नहीं आएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आपको ले चलता हूँ एन फ्रैंक की दुनिया में। एन फ्रैंक जिसका जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि वो एक जर्मन बॉर्न जूइश थी। यस, वो एक यहूदी थी। उसके फादर का नेम है ऑटो फ्रैंक, मदर्स नेम इज एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। 3 इयर्स एक ओल्डर सिस्टर है जिसका नाम है मार्गरेट फ्रैंक। फ्रेंड्स, जब जर्मनी का नाम आ ही गया तो आपको यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी ने जूस का जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए एन अपनी फैमिली के साथ हॉलैंड यानी कि वहीं के पास के देश में नेदरलैंड्स को बोलते हैं, वहां पर मूव कर जाती है। लेकिन जब हॉलैंड पर भी जर्मनी का यानी हिटलर का कब्जा हो जाता है तो वह अपने परिवार के साथ अपने फादर के ऑफिस में ही किसी सीक्रेट एनेक्स में छिपकर रहने लगती है और वहीं पर अपने एक्सपीरियंसेस को एक डायरी में एन लिखती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस हाइडिंग प्लेस के बारे में भी नाजिस को पता चल जाता है और इन सबको पकड़कर हिटलर के बनाए हुए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद कर दिया जाता है, जहां पर नियरली फेब और मार्च 1945 में एन की डेथ हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में सर्वाइव करने वालों में सिर्फ थे एन के फादर मिस्टर ऑटो फ्रैंक। उनको एन की डायरी मिलती है अपने एक पुराने किसी फ्रेंड के द्वारा, और वो ये बात जानते थे कि एन की राइटर बनने की इच्छा हमेशा से थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो उस डायरी को पब्लिश कराते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि 15 ईयर की जो एक नन्ही सी राइटर है, उसकी डायरी को नोवेल फॉर्म में जो पॉपुलैरिटी मिली वो सरप्राइजिंग है। वास्तविक रूप में उसको डच में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद 60 लैंग्वेज से भी ज़्यादा में ट्रांसलेट कर दी गई है और एक बेस्ट सेलर के रूप में आज भी दुनिया में एस्टैब्लिश्ड है। तो आज का लेसन सिर्फ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है एन फ्रैंक की उसी डायरी का जिसका पूरा टाइटल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, और उसमें उसने हिटलर की तानाशाही, होलोकॉस्ट और जीनोसाइड के बारे में बताया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या डायरी ही नहीं है, बल्कि हिस्ट्री को कैरी करता हुआ एक डॉक्यूमेंट भी है जो हमें हिटलर के पागलपन को भी बताता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। शुरुआत में एन कहती कि डायरी लिखना सच में एक अजीब से एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी लिखी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि शायद मैं डायरी को लिख लूंगी, लेकिन उस डायरी को क्या मैं भी या मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 13 साल की लड़की क्या लिखेगी और उसके लिखे हुए को कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन फिर भी वो कहती है कि अरे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लिखने का मन कर रहा है तो मैं लिखूंगी। और वैसे भी जो बातें मैंने मन में छिपा कर रखी है ना, उनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद गाइस वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब कि लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता जितना कि पेपर में होता है। डेफिनेट सी बात है, आप किसी को अपने किसी सीक्रेट के बारे में बताते हैं तो आपको ये डर लगता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा या वो किसी और को तो नहीं बता देगा। लेकिन पेपर जो होता है वो आपसे कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा और ना ही आपकी बात किसी दूसरे को बताएगा। अब वो कहती है कि ये बात मेरे दिमाग में तब आई थी जब मैं किसी दिन अपने घर में थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी और अपने हैंड्स में अपनी चिन को लेकर बैठी हुई थी, काफी बोर्ड थी, कोई मेरे पास काम नहीं था, ना ही बाहर जाने का मन कर रहा था, ना ही अंदर रहने का मन कर रहा था। फाइनली मैं वहीं बैठी रही और मैंने सोचा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी डायरी को सारी बातें अपनी बताऊंगी और तब तक बताऊंगी जब तक मुझे सच में एक अच्छा दोस्त, वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता है। तो इसके बाद वो कहती है कि वास्तविक रीजन मेरे डायरी लिखने का क्या है, वो ये है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एक 13 साल की लड़की जो कि स्कूल भी जाती है और उसके फ्रेंड नहीं है, वो इस दुनिया में अकेली है। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है और हाँ, लगभग 30 पीपल ऐसे हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। मेरी एक फैमिली है, लविंग आंट्स हैं और एक बहुत अच्छा घर भी है। लेकिन ये सारी चीजें दिखती हैं सिर्फ। अगर इंटरनली देखें तो एक जो ट्रू फ्रेंड होता है वो मेरा
नहीं है। अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे रोजमर्रा की बातें करती हूँ, जो मेरे मन की बात है, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं उनको नहीं बता पाती हूँ और इस बारे में वो खुद को भी दोष देती है। वो कहती कि हो सकता है ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हो ये चीजें जैसी भी हैं वो बदलने वाली तो है नहीं, इसलिए मैंने डायरी लिखना भी शुरू कर दिया। और मैं यहाँ पर वो सब नहीं लिखूंगी जो अदर पीपल लिखते हैं कि कुछ भी फैक्ट्स के बारे में लिख दिया या यहाँ वहाँ की बातें लिख दी। मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगी, अपने दोस्त के साथ जैसी मजेदार बातें कर सकते हैं हम वही मैं इसके साथ करूंगी। और हाँ, इसका एक नाम भी रखूंगी, माई डैडीज नेम विल बी किटी। ओके, उसने अपनी डायरी का नाम भी रख दिया किटी। उसके बाद वो अपनी डायरी में लिखती है, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। वह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने मेरी माँ से तब शादी करी थी जब वो 36 ईयर के थे और मेरी माँ 25 ईयर की थी। मेरी सिस्टर मार्गरेट का जन्म हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में और मेरा जन्म हुआ 12 जून 1929 को। जब मैं 4 साल की थी तब तक हम फ्रैंकफर्ट में रहे और 1933 में मेरे फादर हॉलैंड एमिग्रेट कर गए। मेरी जो माँ थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ सितंबर में चली जाती है और मार्गरेट को और मुझे भेज दिया गया मेरी दादी के पास रहने के लिए आचिन में। उसके बाद मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं नेक्स्ट फरवरी में पहुंच गई। मुझे वहां पर भेजा गया था मार्गरेट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में। यस, मार्गरेट का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और मुझे उसकी टेबल पर ले जाकर एक गिफ्ट के रूप में पटक दिया गया था। वहां पर मैं एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने शुरुआत करी, जहां पर मैं तब तक रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। जब मैं 6th फॉर्म में थी तो मेरी टीचर थी मिसेस क्यूप्रस, जो कि उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। जब साल हमारा खत्म हुआ तो हम दोनों टीयर्स में थे बिकॉज दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ओके गाइस, इन द समर ऑफ 1941 माय ग्रैंडमा फेल इल। मतलब मेरी दादी 1941 की समर में बीमार हो गई क्योंकि उनका एक ऑपरेशन हुआ था। इसलिए इस साल मेरे बर्थडे पर कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। मेरी ग्रैंडमा 1942 में उनकी डेथ हो गई और कोई भी ये नहीं जानता कि मैं उनको कितना प्यार करती थी और आज भी उनके बारे में सोचती हूँ। उसके बाद 1942 में मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो इसलिए किया गया क्योंकि 1941 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया था। और गाइस, मैं अपनी ग्रैंडमा को इतना प्यार करती थी कि मैंने उनके नाम की भी एक कैंडल अलग से जलाई थी। अब मैं प्रेजेंट डेट यानी कि 20 जून 1942 को आ जाती हूँ। तो गाइस, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि 12 जून 1942 को जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था उसी में उसको एज अ प्रेजेंट एक डायरी मिली थी और वहीं से उसने डायरी लिखना शुरू किया था। वो कहती कि हम चारों बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं और उसके बाद वो अपनी डायरी से बोलती है, डियरेस्ट किटी। तो आप कह सकते हैं कि ये उसकी फर्स्ट एंट्री थी उसकी डायरी में। आज का इंसिडेंट क्या बताती है, वो अपने क्लासरूम का सीन बताती है। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। मतलब मेरी जो पूरी क्लास थी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, नर्वस थी और रीजन ये था कि आज हमारे टीचर हम लोगों के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले थे और ये डिसाइड होने वाला था कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है और कौन इसी क्लास में रहने वाला है। हमारी जो आधी क्लास थी वो बेट्स लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे आपस में। मैं और मेरी जो फ्रेंड थी जीएन, वो पीछे के दो लड़कों पर जिनका नाम था सीएन और जेक्स, उन पर हंस रहे थे बिकॉज उन दोनों ने अपनी हॉलिडे की पूरी जो सेविंग्स थी वो शर्त पर लगा दी थी। मेरी क्लास में कुछ ऐसी बातें चल रही थी, कोई कह रहा था कि तुम पास हो जाओगे भाई, कोई कह रहा था नहीं 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 मैं नहीं होऊंगा, नहीं नहीं तुम हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा। यहाँ पर जो जी थी उसने रिक्वेस्ट भी करी कि प्लीज डोंट मेक अ नॉइज और मैंने गुस्सा भी किया कि प्लीज कीप क्वाइट इन द क्लास, बट कोई भी शांत नहीं हुआ। और गाइस, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे क्लास के नियरली 25% मतलब कि 1/4 क्लास ऐसी है जो कि एकदम डमीज हैं और उनको नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कहती है टीचर्स के बारे में, द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। जी हाँ, मतलब टीचर्स के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए लेट्स वेट एंड वॉच। मैं अपने लिए और अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं क्योंकि हम लोग आराम से पास हो जाएंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम है और वो है मैथमेटिक्स। व्हाट इज दैट? इट इज मैथ्स। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से यही कह रहे थे, प्लीज डोंट लूज हार्ट, प्लीज हैव पेशेंस। मतलब कि कोई नहीं जो होगा अच्छा होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसके बाद वो बताती कि मेरे सारे टीचर्स के साथ मेरे रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। टोटल टीचर्स वहां पर 9 है जिसमें 7 मैन है और 2 वुमेन है। बस उसके जो मैथ्स के टीचर है मिस्टर की सिंह, वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन पर्सन है और वो हमेशा से एन पर गुस्सा करते हैं। और गुस्सा करने का रीजन क्या है? दैट आई टॉक्ड सो मच।
एन जो है वो अपनी क्लास में बहुत ज्यादा बात करती है, इसीलिए उसके जो मैथ्स टीचर है मिस्टर कीसिंग वो उससे हमेशा नाराज रहते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग, काफी ज्यादा वार्निंग देने के बाद भी जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, और होमवर्क था मुझको एक ऐसे लिखना था, ऐसे टॉपिक वाज अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। तो उन्होंने बातूनी टॉपिक पर एक ऐसे लिखने को दिया था। इनको थोड़ा सा अजीब लगा, स्ट्रेंज फील हुआ कि अरे चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी नोटबुक में वो टॉपिक नोट कर लिया और उसको अपने बैग में रख दिया। उस शाम को जब मैंने अपना पूरा होमवर्क फिनिश कर लिया तो मेरी नजर पड़ी मेरे उस होमवर्क पर जहां पर मुझे ऐसे लिखना था। मैंने थोड़ी देर सब्जेक्ट के बारे में सोचा, अपने फाउंटेन पेन को मुंह में रखते हुए। आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी टॉपिक के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा जो पेन है वो अचानक से हमारे मुंह में चला जाता है और हम उसकी कैप को चबाने लगते हैं। तो यहाँ पर एन भी वही कर रही थी, उसने अपने फाउंटेन पेन को अपने मुंह में रखा और कुछ सोचने लगी। जनरली किसी स्टूडेंट को अगर कोई लंबा टॉपिक लिखना हो तो वो क्या करता है, वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा गैप यानी स्पेस ज्यादा करता है। लेकिन एन की यहाँ पर जो राइटिंग क्वालिटी है वो प्रदर्शित होती है। वो कहती है कि मैंने उस टॉपिक के बारे में 3 पेजेस लिख डाले। यस, एंड आई सेड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। टॉकिंग क्या है, एक स्टूडेंट की क्वालिटी है सर, और मैं आगे से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। लेकिन सर मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज माई मदर टॉक्स सो मच, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बात करती है और मुझको ये इनहेरिटेंस में मिला है। दिस इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, सो आई कैनॉट डू मच अबाउट इट। तो मेरी इस आर्ग्यूमेंट पर मिस्टर कीसिंग भी थोड़े से हंसे, और जब मैंने उनके नेक्स्ट लेसन में बात करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे लिखने के लिए दे दिया। एंड दिस टाइम्स टॉपिक वाज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी सुधरने वाला ना हो। मैंने उस पर भी लिखकर मिस्टर कीसिंग को दे दिया और उसके बाद 2 लेसन तक मुझे नहीं टोका गया। लेकिन जब तीसरे लेसन की बात आई, मतलब कि कुछ दिन बीत गए थे, मिस्टर कीसिंग ने मुझको नहीं टोका, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने मुझे टॉपिक दिया लिखने के लिए। दिस वाज आल्सो अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एंड द टॉपिक वाज क्वैक 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 said Mistress Chatterbox. This was the topic of essay on which Anne had to write an essay. Okay, so the class roared. इस टॉपिक को सुनकर पूरा क्लास ठाके मारकर हंसने लगी, मैं भी थोड़ा सा हंसी। और भाई यहाँ पर आकर मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक के बारे में लिख लिख कर मैं पागल हो गई हूँ, और कितना लिखूंगी इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर मेरी जो फ्रेंड थी जिसका नाम था सैन, जो कि पोएट्री में अच्छी थी, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमको वर्सेस में लिखवाऊंगी ये ऐसे। और मुझे भी मजा आया कि चलो, मिस्टर कीसिंग चाहते थे कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट मुझे लग रहा था कि इस बार मैं मिस्टर कीसिंग का मजाक उड़ाने वाली हूँ। और मैंने पोएम फिनिश करी। ये बहुत ही अच्छी पोएम बन गई थी। इस पोएम में मैंने लिखा इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स, मतलब कि एक मदर डक थी और उसके 3 बच्चे थे, और उसके फादर ने उन तीनों बच्चों को काट काट कर मार डाला था, बाइट कर करके मार डाला था, क्योंकि वो क्वैक क्वैक करते थे। अब आप बताइए कि जो डकलिंग्स होती है या डक होती हैं, उनका क्या काम होता है? वो क्वैक 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 के अलावा और कुछ बोलते हैं क्या? और यहाँ पर उनके फादर ने सिर्फ क्वैक 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 करने के लिए उनको इतना बड़ा पनिशमेंट दिया कि उनको मार ही डाला। तो मिस्टर कीसिंग ने भी इस जोक को थोड़ा सा लाइटली लिया, राइट वे में लिया, और उन्होंने इस पोएम को पूरी क्लास के सामने रीड किया, अपने खुद के कमेंट्स को ऐड भी किया। और एन की क्लास में नहीं, बल्कि जो दूसरी क्लासेस थी जहां पर मिस्टर कीसिंग क्लासेस लेते थे, वहां पर भी उन्होंने इस पोएम को रीड किया। और एन कहती है कि तभी से, उसके बाद से, मेरी इस राइटिंग के बाद मिस्टर कीसिंग ने मुझे बात करने की परमिशन दे दी और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था। बल्कि इसके विपरीत मिस्टर कीसिंग जो थे वो आजकल हमेशा जोक्स क्रैक करते रहते थे मिंजू से। वो अब ओल्ड फैशन पर्सन की तरह बिहेव नहीं करते थे, वो एकदम लाइट हार्टेड पर्सन बन चुके थे। तो गाइज यहीं पर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया था वो फिनिश होता है। आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डेट्स मैंने मेंशन करी हैं और जो नेम्स मेंशन करे हैं वो आपको एमसीक्यूज के हिसाब से प्रॉपर्ली लर्न करने होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और गाइज अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट पहुंचाना है तो इसको शेयर भी कर दो ना यार। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।